हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज आप लोगों के लिए टॉपिक है जैव विकास यानी ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन यानी कि जीवों का विकास, जैव विकास की थ्योरी आने के बाद जो जितने भी धार्मिक मत थे जीवन की उत्पत्ति से संबंधित, वो सब शून्य हो गए जब जैव विकास की थ्योरी आई। इस जैव विकास, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन और इसके जो सबूत हैं, प्रूफ हैं, एविडेंसेस हैं, इनसे ये सिद्ध हो गया कि जीवों का विकास हुआ है। जीव कहीं से अचानक से प्रकट नहीं हुए हैं। आइए देखते हैं जैव विकास। और स्टूडेंट्स जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन भी जरूर दबा दें जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। चलिए देखते हैं जैव विकास थ्योरी। देखिए, जैव विकास यानी कि जीवों का विकास क्या है, ये अचानक से प्रकट नहीं हुए हैं, बल्कि जैव विकास की परिभाषा हम बता रहे हैं। जैव विकास वास्तव में धीमी गति से होने वाला वो क्रमिक परिवर्तन है जिसके फलस्वरूप सरल जीवों से जटिल जीवों की उत्पत्ति हुई है। देखिए, इसमें हमने लिखा भी है, जैव विकास धीमी गति से होने वाला वह क्रमिक परिवर्तन है जिसके फलस्वरूप सरल जीवों से जटिल जीवों की उत्पत्ति हुई है और इस प्रक्रिया में लाखों करोड़ों वर्षों का समय लगता है। अचानक से जीवों का विकास नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे होता है, सनय सनय होता है और आराम से विकास की प्रक्रिया चलती है इजीली प्रकृति में। और इसके देखिए प्रमाण हैं जैव विकास के, और जैव विकास के प्रमाण हैं। सबसे पहला है शरीर विज्ञान से प्रमाण, एविडेंसेस फ्रॉम एनाटॉमी। यानी एनाटॉमी से एविडेंसेस कौन कौन से हैं ये देखेंगे। देखिए, सभी जीवधारियों में कुछ समानताएं होती हैं तो कुछ भिन्नताएं भी होती हैं। जितने भी जीवधारी हैं, जीव जंतु हैं, अगर हम देखें तो सभी स्तनधारी हैं। गाय, भैंस, बकरी, मनुष्य, ऊंट, हाथी, बिल्ली, बंदर, तो इनमें कुछ समानताएं भी हैं और कुछ असमानताएं भी हैं। तो जो कुछ समानताएं हैं वो निम्नलिखित प्रकार की होंगी। पहला होगा होमोलोगस ऑर्गन यानी समजात अंग, और दूसरा एनालोगस ऑर्गन यानी समरूप या समवृत्ति अंग। ये समजात अंग और समवृत्ति अंगों की जो थ्योरी है, इस अवधारणा को रिचर्ड ओवन ने प्रस्तुत किया था। इसको ध्यान रखना, रिचर्ड ओवन ने होमोलोगी और एनालॉगी नामक अवधारणा को प्रस्तुत किया था। और देखिए, सबसे पहले देखेंगे समजात अंग, यानी कि ऐसे अंग, समजात अंग किन्हें कहते हैं? ऐसे अंग जिनकी मूल उत्पत्ति और संरचना तो समान होती है लेकिन वो कार्य में भिन्न होते हैं। ऐसे अंग जिनकी मूल उत्पत्ति एवं संरचना समान होगी लेकिन ये कार्यों में भिन्न होंगे, ऐसे अंगों को हम समजात अंग या होमोलोगस ऑर्गन कहते हैं। इनके उदाहरण है जैसे मनुष्य का हाथ, घोड़े की अगली टांग, चमगादड़ का पंख, सील का फ्लिपर और मेंढक की भुजा। अब देखिए ये कैसे हैं, इनको कैसे पुष्टि की गई है कि ये मूल उत्पत्ति और संरचना में तो समान होंगे, कार्य में अलग अलग। जैसे घोड़े की अगली टांग है, काम तो अलग करेगी, लेकिन इनकी अगर मूल उत्पत्ति संरचना देखें, एक तरह से एक्सरे लिए गए हैं, ठीक है। ह्यूमन आर्म के हॉर्स 4 लेग है, बैट का विंग है और बर्ड विंग है। तो ये क्या है? मनुष्य का हाथ, घोड़े की अगली टांग, चमगादड़ का पंख और पक्षी का पंख, ये समजात अंग हैं। इनको देखिए कैसे, इनकी जो ह्यूमरस है, अगर हम इनकी आंतरिक संरचना देख रहे हैं, मूल संरचना देखें तो सभी में ह्यूमरस पाई जाती है। ये देखिएगा, मैं इसको शो कर रहा हूं, ये क्या है? ये सब क्या है? ह्यूमरस है। ये हड्डी जो है, कंधे वाली जो हड्डी है, इसको ह्यूमरस कहते हैं। तो ये सभी में है। इस बात से पुष्टि हो रही है कि ये एक दूसरे से जीवधारी संबंधित हैं, जबकि कार्य तो सबके अलग अलग हैं। पक्षी के और चमगादड़ के पंख का काम उड़ना होता है, घोड़े की अगली टांग का काम अलग है, मनुष्य के हाथ का काम अलग है। हाथ का काम चलना नहीं है और घोड़े की टांग का चलना है और इनका उड़ना है। तो इनके कार्य तो देखिए भिन्न हैं, लेकिन ह्यूमरस सबकी एक जैसी है। ह्यूमरस के बाद आता है रेडियस अल्ना। ये जो दूसरी हड्डी है, देखिएगा, ये क्या है? रेडियस अल्ना।
ये दो हड्डियों से बनी हुई होती हैं, जिसे कलाई की हड्डी कहते हैं, रेडियस और अल्ना। ये दो हड्डियां होती हैं। तो ये भी दो हैं, इसमें भी देखिए घोड़े में भी दो हैं, और लेकिन चमगादड़ में एक है, दोनों को जुड़कर एक ही हो गई है। और यहां पर दो हैं पक्षी में भी। तो इसका मतलब ये एक दूसरे से जरूर निश्चित रूप से संबंधित रहे हैं। फिर आते हैं देखिए कार्पल्स। ये जो कार्पल्स हैं जिन्हें कलाई कहते हैं, यह चमगादड़ में नहीं है, तो ये कार्पल्स हैं। तो ये कार्पल्स भी देखो पाए जा रहे हैं। कार्पल्स के बाद ये जो हथेली की हड्डियां हैं, इनको क्या कहते हैं, मेटाकार्पल्स। तो देखिए मेटाकार्पल्स भी सभी में, पक्षियों में भी हैं, ये मेटाकार्पल्स हैं, पाए जा रहे हैं। इससे पुष्टि हो रही है कि जीवों का विकास हुआ है और ये सभी जीवधारी एक दूसरे से संबंधित हैं। और बाकी ये सब क्या है, डिजिट्स हैं, अंगुलास्थियां या डिजिट्स। ये अंगुलास्थियां हैं। तो इससे पता चल रहा है कि इनकी मूल संरचना तो एक जैसी है, लेकिन इनके कार्य अलग अलग हैं। इससे जीवों के विकास की यानी कि जैव विकास की पुष्टि होती है। सारे धार्मिक मत यहां शून्य हो जाते हैं जब ये एविडेंसेस सामने आते हैं। उनकी अवधारणा को पीछे कर दिया गया है मेडिकल साइंस ने और जीव विज्ञान ने। अब देखिए दूसरे अंग होते हैं एनालोगस ऑर्गन, यानी कि समरूप या समवर्ती अंग। ये बिल्कुल जैसे कि समजात अंग हैं, जिनकी मूल उत्पत्ति और संरचना तो समान है, कार्य भिन्न है। समरूप अंग इसका उल्टा होता है। समरूप अंग में क्या होगा कि ये मूल उत्पत्ति और संरचना में तो अलग अलग होंगे, भिन्नता होगी उनमें, लेकिन कार्य एक ही होंगे। जैसे समरूप अंग कौन कौन से हैं, देखिए उत्पत्ति एवं मूल संरचना में भिन्न, लेकिन कार्यों में समान होंगे। ये है पक्षी का पंख, मक्खी का पंख, चमगादड़ का पंख, पक्षी का पंख आदि। यहां देखिए दो समरूप अंग दिखाए गए हैं, एक तो मक्खी का पंख और दूसरा चमगादड़ का पंख। मक्खी के पंख जो है किससे बने हैं, काइटिन से बने होते हैं, काइटिन का कंकाल होता है। और ये जो पक्षी के पंख हैं, चमगादड़ का पंख है, और इसमें क्या है, अस्थियां होती हैं। लेकिन इनके क्या है, कार्य समान है। यहां पर ये समानता पाई जाती है, काम समान है, चाहे उत्पत्ति अलग अलग हो, मूल संरचना उत्पत्ति अलग अलग होती है। इन सब बातों से जीवों के विकास होने की या जैव विकास की पुष्टि होती है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रमाण, अवशेषी अंगों से प्रमाण। अब देखिएगा एविडेंसेस फ्रॉम वेस्टिजियल ऑर्गन, यानी अवशेषी अंगों से प्रमाण। देखिए मनुष्य में 180 के करीब वेस्टिजियल ऑर्गन यानी अवशेषी अंग पाए जाते हैं। मनुष्य के शरीर में 180 अवशेषी अंग हैं, जो पहले कभी क्रियाशील हुआ करते थे और आज वो क्रियाशील नहीं होते। इससे पता चलता है कि जीवों का विकास हुआ है, कुछ चीजें निष्क्रिय हुई हैं और कुछ एक्टिवनेस आई है किसी चीज में। देखिए पहले मनुष्य में वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स एक अवशेषी अंग है जो बड़ी आंत से लगा रहता है, और बड़ी आंत के नीचे का हिस्सा आज भी अवशेष के रूप में है। ये पहले सेलुलोज का पाचन किया करता था जब मनुष्य शाकाहारी था, लेकिन सर्वाहारी कच्चा मांस आदि खाने से, मांस खाने से और सारी चीजें खाने लगा मनुष्य, सर्वाहारी हो गया। तो सेलुलोज का पाचन करने वाली जो ग्लैंड थी, ग्रंथि थी, एक अंग जिसे वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स या कृमि रूपी परिशेषिका कहते हैं, कृमि रूप परिशेषिका, ये निष्क्रिय हो गई। इसने अपना काम करना बंद कर दिया और अवशेष के रूप में रह गई। कुछ स्तनधारी हैं, बंदर है, खरगोश है और गाय है, इनमें आज भी ये सेलुलोज का पाचन करने के लिए वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स पाई जाती है और एक्टिव है। और दूसरा अवशेषी अंग है टेल वर्टिब्रा यानी पुच्छ कशेरुका। पुच्छ कशेरुका जो रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी होती है हमारे शरीर में, तो रीढ़ की हड्डी में जो सबसे निचला हिस्सा होता है रीढ़ की हड्डी का, इसमें 4 हड्डियां मिलकर ये कॉर्डल वर्टिब्रा होती हैं 4। ये वर्टिब्री हैं, पुच्छ कशेरुका 4 होती हैं, इनकी संख्या 4 होती हैं, और ये चारों मिलकर क्या बनाती हैं, कॉकिक्स का निर्माण करती हैं एक साथ जुड़कर। ये
पूछ कशेरुका होती थी, यानी कि पहले हमारे पूर्वजों की पूछ होती थी, इस बात को ये सिद्ध करता है। और एम्ब्रायो में ये कॉडल वर्टिब्रा बाद में जाकर जुड़कर 4 हड्डी बनाकर कॉकिक्स बना लेती है। जो कॉडल वर्टिब्रा है पूंछ की कशेरुकाएं हैं, लेकिन इस बात से पुष्टि होती है। और भ्रूण में जो मानव भ्रूण है तो उसमें पूंछ का पाया जाना, ये रीढ़ की हड्डी और ये टेल का पाया जाना इस बात को सिद्ध करता है कि हमारे पूर्वजों की पूंछ हुआ करती थी, अर्थात हमारे जीवों का हमारा विकास हुआ है, हम डेवलप हुए हैं, इस बात की ये पुष्टि करता है। फिर है निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन या निमेशक पटल या निमेशक झिल्ली, इसको पिलिका सेमिन्यूलेरिस भी कहते हैं। और ये कैट, डॉग, बर्ड्स आदि में सेफ्टी हेतु आज भी एक्टिवली पाई जाती है और हमारी आंख में ये अवशेष के रूप में, अवशेषी अंग के रूप में रह गई है। आप लोगों ने देखा होगा कि आंख में, ये मनुष्य की आंख है और यहां पर लाल रंग की एक झिल्ली सी यहां पाई जाती है। ये तो ये क्या है, निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन होती है जो एक तरफ को सिकुड़ गई है। इसका मतलब ये जलीय जीव जंतुओं में पाई जाती थी मेनली। तो जलीय जीव जंतुओं का मुख्य लक्षण है सुरक्षा हेतु पाई जाती है, जिससे कि पानी इसके अंदर ना धंसे। लेकिन मनुष्य, इसका मतलब हमारे पूर्वज भी कभी ना कभी जलीय रहे होंगे, इस बात की पुष्टि होती है इस बात से। और आज ये हम जब जलीय नहीं रहे तो ये क्या है, अवशेष के रूप में रह गई। ये इस बात से भी जीव विकास की पुष्टि होती है। वेस्टिजियल विंग है, वेस्टिजियल विंग का मतलब है अवशेषी पंख हैं, अवशेषी पंख। देखिए कुछ जीवधारियों में पंख पाए जाते हैं, बत्तख में है, ऑस्ट्रिच में है, कीवी में है, एमू में है, मुर्गे मुर्गियों में होते हैं। तो ये पंख वेस्टिजियल हैं, ये कभी न कभी पहले उड़ा करते थे और आज इन्होंने उड़ना बंद कर दिया है। इस बात के द्योतक हैं कि जीवों का विकास हुआ है। बॉडी हेयर, शरीर पर बालों का पाया जाना। पहले बाल, मनुष्य जब नग्न रहता था, वो शरीर पर कपड़े नहीं पहनता था, तो उसके शरीर पर घने बाल पाए जाते थे, जैसे बंदरों के पाए जाते हैं। आज वो गायब हो गए हैं। तो इससे पता चलता है कि हमारा विकास हुआ है। विजडम टूथ, अकल दाढ़, अब इसका कोई यूज नहीं रह गया, ये भी अवशेष के रूप में रह गई है। और बॉडी पर हेयर्स भी अवशेष के रूप में रह गए हैं, बहुत कम हेयर्स हमारे शरीर पर दिखते हैं। अब देखते हैं अगला एविडेंस। अब आता है, देखिए, संयोजक कड़ियों से प्रमाण, यानी कि एविडेंसेस फ्रॉम कनेक्टिंग लिंक्स। देखिए वायरस है, ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। इससे ये पता चलता है कि सजीवों का विकास निर्जीवों से हुआ है, इस बात की ये पुष्टि करता है। युगलिना है, पौधे और जंतुओं के बीच की कड़ी है, यानी प्लांट और एनिमल्स के बीच कनेक्टिंग लिंक्स है। तो इससे सिद्ध होता है कि यह तो प्लांट का विकास, प्लांट से एनिमल्स का डेवलपमेंट हुआ है, एनिमल्स बने हैं। ऐसे ही प्रोटीरोस्पंजिया नाम का एक जीव है जो प्रोटोजोआ संघ का कॉलोनियल जंतु है। और इसके लक्षण, इसका जो शरीर है कोइनोसाइट्स से बना होता है, यानी कीट कोशिकाओं से बना होता है, और ये स्पंजों का मुख्य लक्षण है। इसीलिए ये प्रोटोजोआ और स्पंजों के बीच की कनेक्टिंग लिंक्स है। इससे ये पता चलता है कि जीवों का विकास हुआ है। ये कुछ जंतु हैं जो ये बताते हैं कि जीवों का विकास हुआ है, क्योंकि इनके लक्षण दूसरे वर्गों के जंतुओं से भी मिलते जुलते होते हैं। अगला है नियोप्लाइना। ये मोलस्क है, एक मोलस्का संघ का प्राणी है और इसका शरीर एनिलिडा की तरह सेगमेंटेड होता है और मोलस्का की तरह इसके शरीर पर गिल्स पाए जाते हैं। और मोलस्का की तरह इसमें इसका जो भ्रूण है वो मोलस्का संघ में जो ट्रोकोफोर लार्वा है, यूनियो में पाया जाने वाला एक ट्रोकोफोर लार्वा होता है। इसको ध्यान रखिएगा, ये कई बार कंपटीशन में पूछा गया है। तो मोलस्का संघ में जो सीपी होती है, यूनियो होता है, तो उसमें ट्रोकोफोर लार्वा पाया जाता है और इनका नियोप्लाइना का जो एम्ब्रायो है ट्रोकोफोर लार्वा की तरह दिखता है। तो इसलिए ये क्या है, ये एनिलिडा और मोलस्का दोनों से इसके लक्षण मिलते हैं। तो एनिलिडा और मोलस्का के बीच ये क्या है, कनेक्टिंग लिंक है। और मोलस्का का विकास इससे सिद्ध होता है कि एनिलिडा से हुआ है, इससे इसकी पुष्टि होती है। इस थ्योरी से ये पता चलता है कि मोलस्का का विकास एनिलिडा संघ से हुआ है। अब आता है पेरिपेटस। पेरिपेटस में क्या क्या पाया जाता है कि इसमें एंटीनी, लेग्स और ट्रैकिया, ये आर्थ्रोपोडा संघ की तरह पाए जाते हैं। और इसमें नेफ्रीडिया यानी उत्सर्गिकाएं
और काइटिन लेस क्यूटिकल, इसमें काइटिन रहित उपचर्म पाई जाती है, त्वचा पाई जाती है, वो एनिलिडा की तरह होती है। तो एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच ये क्या है, पेरिपेटस कनेक्टिंग लिंक होता है और इससे इस बात की पुष्टि होती है कि आर्थ्रोपोडा का जो विकास है वो एनिलिडा से हुआ है। आर्कियोप्टेरिक्स के जीवाश्म में एक बड़ा पक्षी था, विशालकाय पक्षी, जिसके जीवाश्म मिले आर्कियोप्टेरिक्स नामक स्थान पर, उसी के आधार पर इसका नाम आर्कियोप्टेरिक्स रखा गया। और इसके लक्षण पक्षी यानी एवीज और रेप्टाइल्स यानी सरीसृप, पक्षी और सरीसृपों से मिलते हैं। इसके पक्षी और सरीसृपों से सरीसृपों से इसके क्या है, लक्षण मिलते हैं। और रेप्टाइल्स की तरह इसके चोंच में दांत होते हैं, लंबी पूंछ होती है, नखरयुक्त पाद होते हैं, पंख और चोंच का पाया जाना ये पक्षी के लक्षण है। इससे ये पता चलता है कि एवीज का विकास रेप्टाइल्स यानी कि सरीसृपों से पक्षियों का विकास हुआ है। फिर बेलग्नोग्लासस है अगला जंतु। देखिए, आर्कियोप्टेरिक्स पक्षी और सरीसृपों के बीच की कड़ी है। एवीज की तरह इसमें पंख, चोंच, पक्षियों की तरह है और सरीसृपों की तरह इसमें चोंच में दांत, लंबी पूंछ और नखरयुक्त पाद है। तो इसलिए ये पक्षी और सरीसृपों के बीच की कड़ी आर्कियोप्टेरिक्स है। बेलोनोग्लोसस नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट के बीच की कड़ी है, यानी कि हड्डी वाले जंतु और बिना हड्डी वाले जंतुओं के बीच की कड़ी बेलोनोग्लोसस होता है। प्यूरोडोथीरिया है, जैसे ऑर्निथोरिंकस है, डकबिल प्लेटिपस है, ये मैमल्स यानी स्तनधारी और रेप्टाइल्स यानी कि सरीसृपों के बीच की कड़ी कहा जाता है। लंगफिश को मछली और उभयचरों के बीच की कड़ी माना जाता है, यानी मत्स्य वर्ग और उभयचरों के बीच की कड़ी है ये। देखिए, अब आता है भ्रूण विज्ञान से प्रमाण, यानी कि एविडेंसेस फ्रॉम एम्ब्रायोलॉजी। देखिए, जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, बहुकोशिकीय जीव हैं, सभी में मेल और फीमेल गैमिट मिलेंगे और जाइगोट का निर्माण करते हैं फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में। और जाइगोट क्लीवेज द्वारा मॉरुला अवस्था, ब्लास्टुला अवस्था और गैस्ट्रुला अवस्था बनाता है। ये सभी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये अवस्थाएं पाई जाती हैं। इससे भी जीवों के विकास की यानी कि जीव विकास की पुष्टि होती है, इससे सबूत मिलते हैं। इसके अलावा जितने भी फिश, सैलामेंडर, टॉर्टवाइज, चिक, पिग, काफ, रैबिट और मैन, इन सबके अगर हम भ्रूण अवस्थाएं देखें, प्रारंभिक भ्रूण अवस्थाएं, तो सबकी भ्रूण अवस्थाएं यानी कि गर्भस्थ शिशु की सारी अवस्थाएं एक ही होंगी। सभी में क्लोमसिलिट्स पाई जाएंगी, स्पाइनल कॉर्ड होगा, पूंछ होगी और सब देखने में एक जैसे होते हैं। इससे ये पता चलता है कि मछली, सैलामेंडर, कछुआ, चूजे यानी मुर्गी और सुअर, गाय और खरगोश और मनुष्य, सबके भ्रूण अवस्थाएं, जब प्रारंभिक भ्रूण अवस्थाएं एक होती हैं, तो इससे भी पता चलता है कि सबका संबंध एक दूसरे से जरूर रहा है। यानी कि हमारे पूर्वज मछली भी हैं और हमारे पूर्वज सैलामेंडर, टॉर्टोइज, चिक, पिग, काफ, ये सब रहे होंगे। इन्हीं से हम तक पहुंचने में बहुत लंबा समय लगा है, लाखों करोड़ों वर्षों के बाद हमारे जैसे जीवों का निर्माण हुआ है। इस बात से जैव विकास की पुष्टि होती है। बेयर ने नियम दिया, बेयर्स लॉ जिसे कहते हैं, इन्होंने एक नियम दिया जिसको कहते हैं प्रत्येक जीव की भ्रूणावस्था उनके पूर्वजों की भ्रूणावस्था के समान होती है। इसे बेयर का नियम कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना, बहुत कई बार कंपटीशंस में ये सवाल जरूर पूछा जाता है कि बेयर का नियम क्या है। तो प्रत्येक जीव की भ्रूणावस्था उसके पूर्वजों की भ्रूणावस्था के समान होती है, इसको बेयर का नियम कहते हैं। और इसी के आधार पर अर्नेस्ट हैकल ने एक नियम दिया जिसको बायोजेनेटिक नियम कहते हैं। ये देखिए, बायोजेनेटिक नियम किसने दिया? अर्नेस्ट हैकल ने। इसको भी ध्यान रखिएगा। तो बायोजेनेटिक लॉ के अनुसार कहलाता है ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, अर्थात प्रत्येक जीव का व्यक्ति व्रत उसके जाति व्रत की पुनरावृत्ति करता है। यानी प्रत्येक जीव का जो व्यक्ति व्रत है उसके जाति व्रत की पुनरावृत्ति करता है। ये अर्नेस्ट हैकल ने नियम दिया। और ये दोनों ही नियम बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, रट्टा मार लें, क्योंकि ये विभिन्न कंपटीशंस में पूछे जाने वाले नियम हैं और इन दोनों को बहुत बार पूछा गया है। नीट में पूछा जाता है, टीजीटी, पीजीटी में पूछा जाता है।
इनको कई बार पूछा गया है, इसको ध्यान रखिएगा। एविडेंसेस फ्रॉम पैलियोंटोलॉजी यानी कि जीवाश्म विज्ञान से प्रमाण, अगला इसका प्रूफ है कि जीवों का विकास हुआ है। जीवाश्म विज्ञान की जो स्थापना है वो क्यूवियर ने की थी, यानी कि जीवाश्म विज्ञान का जो जनक है वो क्यूवियर को माना जाता है, और जीवाश्मों का अध्ययन करने वाला जो विज्ञान है उसको जीवाश्म या पैलियोंटोलॉजी के नाम से जानते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, जीवाश्मों का अध्ययन किसमें किया जाता है? पैलियोंटोलॉजी में। ये साधारण एसएससी और दूसरे छोटे मोटे जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, तो इनमें ये सवाल इस तरीके के पूछे जाते हैं कि जीवाश्मों का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। तो वो पैलियोंटोलॉजी इंग्लिश में भी लिखा हो सकता है, ये नहीं आएगा, ये तो आसान है जीवाश्मों का अध्ययन, जीवाश्म विज्ञान, लेकिन पैलियोंटोलॉजी हिंदी में भी और इंग्लिश में भी यही लिखा हुआ होगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। और चट्टानों की आयु को ज्ञात करने की विधि को क्लॉक ऑफ द रॉक कहा जाता है, क्लॉक ऑफ द रॉक। और इस विधि की जो खोज की थी WF लिब्बी ने की थी। और रेडियो एक्टिव कार्बन की जो मात्रा है क्या है? C14 जो रेडियो एक्टिव कार्बन है, इसकी मात्रा 5568 सालों में हाफ रह जाती है, आधी रह जाती है। इसी से हम जीवाश्मों की आयु का या चट्टानों की आयु का निर्धारण कर लेते हैं। और जो पुराने जीवाश्म हैं, जीवाश्मों का अध्ययन करने से पता चलता है कि हम लोगों का वास्तव में डेवलपमेंट हुआ है। हमारे जो पूर्वज थे उनकी बॉडी स्ट्रक्चर अलग थी, और आज जो हम हैं, हमारी जो बॉडी स्ट्रक्चर से अलग है। और भी जीव जंतु जिनके जीवाश्म प्राप्त हुए हैं उनकी स्टडी करने से जीवों के विकास की पुष्टि हुई है। जीवाश्मों का अध्ययन करने से इससे भी पुष्टि होती है। इसलिए आज आप लोगों का जो टॉपिक है ये जीवों का विकास और इससे संबंधित प्रमाण यानी कि जैव विकास, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, यहाँ समाप्त होता है। और आज आप लोगों को ये जो टॉपिक है कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका मंगल हो।